अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिलाल अहमद तबसरा यूके के साथ। नाज़रीन, जहाँ जहाँ पर ईद मुबारक मनाई जा रही है, आप सबको ईद की दिली खुशियाँ मुबारक हों। अल्लाह करे कि ये ईद आपके लिए बाइस मसरत हो। आज हफ्ता है और एज़ यूजुअल जो है मैं इस हफ्ते की टॉप न्यूज़ के साथ हाजिर हूँ। आज इस प्रोग्राम के फॉर्मेट की तरह पहले हम पाकिस्तान की सियासत पे बात करेंगे, जिसमें अब सियासत जो है अब वो पाकिस्तान से निकलकर अब मस्जिद नबवी तक पहुंच चुकी हुई है। उसके अलावा अब बात करनी है पासपोर्ट के हवाले से। बरतानिया के पासपोर्ट में बेइंतहा रश है और ये क्यों हो रहा है और आगे टाइमलाइन क्या है, इसके बारे से बात करेंगे। जो शॉर्टेज ऑफ कुकिंग ऑयल जो बरतानिया और बिलखसूस पूरे यूरोप में शदीद इजाफा होता जा रहा है, उसकी शॉर्टेज का, उस पर आज बात की जाएगी। और जो बरतानवी कानून है उसमें तब्दीली आ गई है मैरिज के हवाले से। अब आपको मैरिज की एज भी अब चेंज करती है, इस हवाले से हम बात करते हैं। लेकिन पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान की सियासत के हवाले से। जी, पाकिस्तान की सियासत में दिन ब दिन जो है वो तेजी आती जा रही है। गो के ये रमज़ान का आखिरी अशरा इमरान खान को इतना ज़्यादा सूट नहीं कर रहा रमज़ान मुबारक की वजह से, जितना वो ड्राइव उन्होंने शुरू की थी रमज़ान के शुरू के दिनों में जब उनको निकाला गया था या निकल गए थे। उसके बाद से लेकर अब तक जो है जो अब आस्ता स्लो हो गया है, लेकिन वो चाहते नहीं थे। लेकिन चूंकि ओबियसली रमज़ान का महीना है और लेकिन उन्होंने 27वीं रात जो है वो मौलाना तारिक जमील के साथ भी की, तो उन्होंने हर इवेंट को कैच करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उन्होंने आज अपना वीडियो पैगाम जारी किया है जिसमें उन्होंने जो मार्च है इस्लामाबाद की तरफ जो उन्होंने मार्च करना है उसका उन्होंने ऐलान एक और तरह से किया है कि उन्होंने बाकायदा बता दिया है कि ये मई के आखिरी हफ्ते में होगा। पहले उन्होंने कहा था कि ये हम करने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई आगे एग्जैक्ट आइडिया नहीं दिया था। अब उन्होंने बता दिया है कि ये मई के आखिरी हफ्ते में होगा और उस वक्त तक जो है काफी प्लान इमरान खान ने बता दिया है। आज अपने वीडियो प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि बल्कि चांद रात को भी नहीं छोड़ना, चांद रात को भी पाकिस्तान के झंडे लेकर जो है वो रोडों पे निकलें। तो वो कहते हैं कि चांद रात भी अपनी फैमिली के साथ ही मनानी है, पाकिस्तान के लिए मनानी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के विजन के मुताबिक मनानी है। तो बहरहाल उसके अलावा जो है ईद के बाद उन्होंने पीटीआई ने 4 जलसे जो हैं वो किए हुए हैं ऑर्गेनाइज। एक मियाँ वाली में है, एबटाबाद में है, मुल्तान में है और एक और किसी जगह पे जिसको मुझे भी नाम याद नहीं है। तो ये 4 जलसे हैं जो कि पहले 2 हफ्ते में किए जाएंगे। आज हैरानकुन तौर पे इमरान खान इस्लामाबाद के मरकज़ G9 कराची कंपनी में अचानक पहुंचे। वहाँ पर जो है हजूम भी इकट्ठा हो गया और ये जो है सिंबॉलिक है मेरी नज़र में। और उसकी उन्होंने मेरे ख्याल से वो सिर्फ बताना चाहते हैं कि मैं अब बाहर निकल आया हूँ, लेकिन वो रमज़ान का कोई भी दिन ज़ाया नहीं करना चाहते। ये तो इमरान खान का तहरीक इंसाफ का प्लान है जो उन्होंने एंड ऑफ मई में मार्च टुवर्ड्स इस्लामाबाद करना है। जो इमरान खान की टोन है जो मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है उसमें बताया गया है कि इमरान खान ने 2 इम्पोर्टेंट लोगों के फ़ोन नंबर ब्लॉक कर दिए हैं। लेकिन ऑब्वियसली मीडिया में कोई ये ऑफिशियली नहीं कह रहा कि किन 2 ताकतवर लोगों के नंबर ब्लॉक किए हैं। लेकिन यहाँ पर शायद समझदार हैं कि ताकतवर तरीन जो हैं 2 लोग कौन हो सकते हैं, या तो अदलिया से हो नहीं सकती है। तो ताकतवर तरीन जो हैं आर्मी में भी 2 लोग ही हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और ISI चीफ हैं। और आपने शायद मीडिया में ये भी सुना होगा कि जो पुराने चीफ जस्टिस हैं उन्होंने भी इमरान खान से लाहौर में मुलाकात की और अपेरेंटली जो है वो चीफ जस्टिस प्रोग्राम पहुंचाया। इसमें मैं किसी हद तक हैरान हुआ हूँ कि बहरिया टाउन के जो ओनर हैं मलिक रियाज, वो भी इस सारे जो रजीम चेंज है इसमें वो काफ़ी वो एक्टिव रहे हैं। जिस तरह कि अब इंकशाफात सामने आ रहे हैं और उसमें पता चल रहा है, जो नजम सेठी ने भी और दूसरे जर्नलिस्ट ने भी डिस्क्लोज किया है कि ये आखिरी दिनों में मलिक रियाज जो है इमरान खान का पैगाम लेकर जो है वो जरदारी साहब के पास जाते रहे हैं और जरदारी साहब को जवाब लेकर आते रहे हैं। तो मैं हैरान हुआ कि इमरान खान के बारे में कभी ऐसा सुना नहीं था कि मतलब मलिक रियाज पे वो भी इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, मलिक रियाज पे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। तो मतलब मलिक रियाज जो है खामोशी से बैठ के भी बड़े ताकतवर इंसान है और सारे ही जो पॉलिटिशियंस हैं उनको उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। खैर ये तो मार्च की बात है, लेकिन जो एक अफसोसनाक वाकया मस्जिद नबवी में हुआ जिसमें चोर चोर के नारे लगे,
उस पर भी जो है वो काफ़ी एहतजाज हो रहा है। सोशल मीडिया पे भी लोग काफ़ी इस पर रिएक्ट कर रहे हैं। लोगों को जनरली ये बहुत बुरा लगा है। पहले पीटीआई ने तो इसको बड़ा ही एज अ सक्सेस के तौर पे जो है अपने ट्विटर के अकाउंट पे, सोशल मीडिया के अकाउंट पे इसको शेयर किया, वीडियोस को शेयर किया। सोशल मीडिया के खुद अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट से वीडियोस भी चलाई गई, दिखाया गया देखें लोग इनको चोर चोर कह रहे हैं। लेकिन जब फिर जो सोशल मीडिया पे जो लोगों का रिएक्शन आया, मीडिया का भी रिएक्शन जो जनरली पीटीआई और इमरान खान को सपोर्ट भी करते हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, उन्होंने भी इसको तनकीद का निशाना बनाया। उसके बाद फिर आस्ता फिर फवाद चौधरी ने और फिर बाकी जो दूसरे जो इनके जो असद उमर हैं और दो बाकी और भी जो शीरी मज़ारी, इन सब लोगों ने फिर आस्ता जो है ना कहना शुरू कर दिया कि नहीं ये वाकई गलत हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन चोर को चोर ना कहें तो क्या कहें। लेकिन बहरहाल उन्होंने एक तरह से कवर करने की कोशिश की थी। देखिए पाकिस्तान की सियासत तो पाकिस्तान में तो रही नहीं है। आप लंदन में देख रहे हैं, लंदन में बैठ के भी सारे सियासतदान इकट्ठे होते हैं, लेकिन जो मस्जिद का तकद्दुस है, एहतराम है, वो होना चाहिए। इस पर कुछ लोग ये दलील देते हैं कि जहाँ पर ये सारे चोर चोर के नारे लगा रहे थे वो मस्जिद का बाहर का हिस्सा था, मस्जिद के अंदर का हिस्सा नहीं था। लेकिन बहरहाल एक वो ज़मीन ही जो सऊदी अरब की जो ज़मीन है वही इतनी पाक है कि वहाँ पर सियासी बातें तो होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन मुझे एक चीज़ का हैरान कुन तौर पे खुशी हुई है कि जिस तरह हुकूमत ने और मरियम औरंगज़ेब ने, PMLN ने जिस तरह उस पर कूल एंड काम रिस्पॉन्स दिया, विच इज़ ग्रेट टू सी। और जहाँ तक वो जो शाहजहान बुगटी हैं वो जितने कूल एंड काम नज़र आ रहे हैं, लेकिन यही वो सरदार हैं, उन्हीं की तरह सरदार हैं जो पाकिस्तान में अपने कुत्तों के आगे लोगों को डाल देते हैं। तो वहाँ पर जितने कूल एंड काम बन रहे हैं वो पाकिस्तान में अगर उनकी असलियत देखें तो वो फिर बड़ी खौफनाक है। तो दोनों चेहरे हैं, लेकिन फिर भी बात ये है कि आप जो मस्जिदों को तो कम अज़ कम रहने अपनी सियासत है। तो लेकिन ये फिर भी एक वाक़या जो है बड़ा अफसोसनाक वाक़या था। जहाँ तक सऊदी अरब ने शहबाज शरीफ का बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल किया है, जिस तरह उनकी गाड़ी को स्कॉट करके जो है उनके महल तक लाया गया है, जिस तरह शाह सलमान जो हैं, मोहम्मद बिन सलमान जो हैं, उन्होंने उनका इस्तकबाल किया है, उनको खुद आके मिले हैं और फिर जिसने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया है। तो उससे लगता ये है कि सऊदी अरब बहुत जो है वो खुशी से जो है इनको वेलकम कर रहा है। और जो एक प्रोटोकॉल का हिस्सा होता है, लेकिन फिर भी आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी पता चल जाता है कि मतलब ये कि कितना कंफर्टेबल है सऊदी अरब। और देखें जो भी रजीम चेंज पाकिस्तान में होता है वो सऊदी अरब, चाइना और अमेरिका की जो है ना वो उसको इनकार करके नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक से पूछते होंगे, लेकिन ये जिस मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इमरान खान से बाहर के ममालिक को, मिडल ईस्ट के ममालिक को काफ़ी जो हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात होना शुरू हो गए थे और वो खुश नहीं थे इमरान खान से। और जहाँ तक लगता यही है कि उन्होंने फिर यहाँ के एस्टेब्लिशमेंट को इन्वॉल्व किया है कि भाई कि कुछ करो, और उसके बाद फिर उन्होंने कुछ कर दिया। हाँ, इससे मुझे याद आया कि जो ज़रदारी साहब की भी एक वीडियो जो है आजकल सोशल मीडिया पे आई हुई है, जो सुनने में आ रहा है कि इस साल के शुरू की वीडियो है। वो सिंध के किसी एक इज्तिमा से खिताब कर रहे हैं और जो कि रिकॉर्डेड है, काफ़ी लोग उसमें बैठे हुए हैं। और उसमें ज़रदारी साहब खुद कह रहे हैं कि जी के मुझसे लोगों ने रब्ता किया इस साल के शुरू में कि जी के हमारी कोई हेल्प करो, तो इसको यहाँ से निकालो। तो उसको भी जो सोशल मीडिया पर लोग यही कमेंट कर रहे हैं कि उनकी मुराद जो है जिन लोगों ने उनसे ज़रदारी से हेल्प लिखा है वो इस्टेब्लिशमेंट ही है जो पाकिस्तान में कहती है। तो मतलब काफ़ी हद तक की बात समझ आ रही है कि इस्टेब्लिशमेंट और आर्मी जो है इसमें इन्वॉल्व है। और जो है जिस बात का इमरान खान को पता है, लेकिन जो है वो डायरेक्ट आर्मी पे तनकीद नहीं कर सकते, इससे आर्मी का भी मोरल डाउन होता है। तो बहरहाल अभी तक जो हालात नज़र आ रहे हैं, जिस तरह अदलिया इमरान खान के खिलाफ रिएक्ट कर रही है, उससे लगता यही है कि इस्टेब्लिशमेंट यानी कि आर्मी और अदलिया अगर ना चाहे तो अगली दफ़ा भी इमरान खान हुकूमत नहीं बना सकते हैं। उसमें मिसाल देख लें कि सिंध में ख़ास तौर पर कराची में MKM और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद हो जाएगा, तो वहाँ पे भी सीट एडजस्टमेंट करके PTI को काफ़ी मुश्किल होगी। पंजाब में सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक लब्बैक का जो है 30 सीटों पे पंजाब में नून लीग के साथ जो है वो सीट एडजस्टमेंट हो रही है। फिर पीपल्स पार्टी भी मौजूद है, उनके साथ भी सीट एडजस्टमेंट हो रही है। तो पीछे सिर्फ रह जाएगा खैबर पख्तूनख्वा। तो अगर खैबर पख्तूनख्वा में अगर सारी सीटें भी जीत जाएँ तो उसका इतना कोई इन्फ्लुएंस नहीं आएगा नेशनल गवर्नमेंट पे। तो फिर लगता है ये PTI की अगले दफ़ा भी गवर्नमेंट अभी तक मुश्किल लगता है। हालात चेंज हो सकते हैं, आगे एस्टेब्लिशमेंट किस तरह रिएक्ट करती है वो चेंज हो सकते हैं।
लेकिन एस्टेब्लिशमेंट भी जो है वो दबाव में तो होगी, इसलिए कि उन्होंने भी जो इंटरनेशनल ताकतें हैं उनके हिसाब से चलना है। तो देखते हैं आगे आने वाले दिन कैसे होते हैं, क्या हालात होते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको अगले हफ्ते दोबारा जो है इस पे मजीद अपडेट दूंगा पाकिस्तान की सियासत के हवाले से। अच्छा, हम बरतानिया की बात करते हैं। बरतानिया में एक मसला जो शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है वो पासपोर्ट के रिन्यूअल है। यहाँ पर ईस्टर की हॉलीडेज में भी एयरपोर्ट पे आपने जिस तरह रश देखा, जिस तरह मैंने पिछली वीडियोस में बताया कि मैनचेस्टर के एयरपोर्ट पे तो 6-6, 7-7 घंटे सिर्फ सिक्योरिटी की स्क्रीनिंग पे क्यों थी, जिसकी वजह से कई फ्लाइटें कैंसिल हो गई। लोग एयरपोर्ट पे गेट तक पहुंच ही नहीं सके, जहाज में बैठ ही नहीं सके, इसलिए कि बहुत रश है एयरपोर्ट्स पे। ख़ास तौर पे कुछ एयरपोर्ट्स पे, लंदन के और मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे तो बेतहाशा रश देखा जा रहा है। और लोग जो हैं, अब चूंकि रेस्ट्रिक्शन ख़त्म हुई है तो लोग निकलना चाह रहे हैं। तो ईस्टर तो ख़त्म हो गया, अब आ रहा है समर हॉलीडेज़। और समर हॉलीडेज़ जो हैं वो यहाँ पे जुलाई के एंड में जाके शुरू होती हैं। तो अब उस समर हॉलीडेज़ में भी शदीद रश एक्सपेक्ट किया जा रहा है एयरपोर्ट पे। और जाहिर सी बात है कि लोग समर हॉलीडेज में जो इंग्लैंड को समझते हैं उनको पता है कि लोग यहाँ पर समर हॉलीडेज में ज़्यादा नहीं रुकते हैं। इंग्लैंड की जो ज़्यादातर आबादी है वो इन समर हॉलीडेज पे जाने को प्रेफर करते हैं, इसलिए कि उसमें बच्चों की स्कूल से छुट्टियाँ होती हैं। तो अब उसकी वजह से, अब 2 साल से कोविड की वजह से लोग नहीं जा सके, और 2 साल की वजह से लोगों के पासपोर्ट भी रिन्यू नहीं हो सके थे, या उन्होंने रिन्यू करवाए नहीं थे, किसी के ट्रैवलिंग रेस्ट्रिक्शन थी। अब लोग जो हैं पिछले कुछ 2-3 महीने से जिनके पासपोर्ट रिन्यू होने हैं उन्होंने रिन्यू के लिए भेजे हैं, लेकिन अब वहाँ पर गवर्नमेंट ये कहती है कि इतना ज़्यादा पासपोर्ट आ गए हैं कि पासपोर्ट रिन्यू करने में बहुत टाइम लग रहा है। जो एक आम अंदाजा था 2 से 3 हफ्ते में भी हो जाते थे पासपोर्ट रिन्यू, अब उन्होंने कहा कि 8 से 10 हफ्ते भी कम से कम टाइम है पासपोर्ट रिन्यू करने का, जिससे काफ़ी लोगों में ये तशवीश है कि 8 से 10 हफ्ते का मतलब ये है कि 2 से ढाई महीने, और 2 से ढाई महीने का मतलब ये है कि पोटेंशियली जो है कुछ लोगों की या काफ़ी लोगों की फ़्लाइट या उनके जो समर हॉलीडेज के प्लान है वो काफ़ी हद तक मुतासर हो सकते हैं। गो कि गवर्नमेंट ने कहा है कि उन्होंने अपने स्टाफ को 500 स्टाफ तक बढ़ा दिया हुआ है जो अभी पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए काम कर रहा है, लेकिन अभी भी जो है वो काफ़ी बड़ी तादाद है जहाँ पर पासपोर्ट का बैकलॉग मौजूद है, और उसको जो है गवर्नमेंट तो कोशिश कर रही है। अब जो मेरे जानने वाले हैं उन्होंने भी पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए तकरीबन महीना पहले रिक्वेस्ट की थी, और अभी भी उनकी ईमेल यही है कि फर्दर डिले है। तो और ये अभी इस तरह के जो हालात हैं उससे, अगर आपने पासपोर्ट, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं अगले कुछ महीने में और आपको पासपोर्ट रिन्यू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप पासपोर्ट रिन्यू ना करवाएं, इसलिए कि अगर आप जब पासपोर्ट रिन्यू करवाने जाएंगे तो आपका पासपोर्ट होल्ड हो जाएगा और फिर आपको मुश्किल हो सकती है। अगर आपकी अभी अगर उसमें पासपोर्ट में ड्यू डेट नहीं आई है, आप ट्रैवल कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप उसी पर ट्रैवल कर लें, वो आपको ज़्यादा सुकून रहेगा। समर हॉलीडेज के बाद अगर आप पासपोर्ट रिन्यू करेंगे तो आपको जल्दी आपका रिन्यू हो जाएगा। अब भी जो है आपको बहुत टाइम लगेगा, इसलिए कि सारे लोग पासपोर्ट रिन्यू करवाना चाह रहे हैं। अच्छा, एक और जो बरतानिया की खबर मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि यूके गवर्नमेंट ने जो ऑफिशियल मैरिज जो है बरतानिया में, उसकी जो उम्र है वो पहले थी 16 साल, यानी कि 16 साल की उम्र में आप जो है यूके में ऑफिशियली आप शादी कर सकते थे। आप अपनी शादी को सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट ले सकते थे, इशू रजिस्टर करवा सकते थे, या अगर मुस्लिम शादी भी की है, जिस तरह अगर आपने रिलीजियस शादी की है, और उसके बाद आप उसको भी वहाँ सकते थे बेस्ड ऑन के जी कि आपकी प्रूफ ऑफ एविडेंस है। लेकिन अब गवर्नमेंट ने उस 16 साल की जो उम्र थी, जो उसको कम से कम उम्र जो 16 साल थी उसको अब तब्दील कर दिया है। अब कम से कम उम्र जो है 18 साल कर दी है, यानी 18 साल से कम उम्र के की शादी जो है वो अब बरतानिया में ऑफिशियली नहीं हो सकती है। यहाँ पे हुकूमत बरतानिया ने ये भी चीज़ कंफर्म कर दी है कि अगर आपकी शादी रिलीजियस होती है तो उसको, अगर उसकी उम्र जो है 18 साल से कम है, तो वो भी यूके गवर्नमेंट जो है उसको जो है ऑफिशियल मैरिज में नहीं कंसिडर करेगी। तो आपकी जो भी मैरिजेस बरतानिया में होंगी उसको 18 साल से ज़ायद उम्र, 18 साल या 18 साल से ज़ायद उम्र होना दोनों के लिए ज़रूरी है।
और मेरा ख्याल है कि इससे वो यही चाहते हैं कि जो 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 अर्ली एज में या जो बच्चे जो हैं वो इतने मेच्योर नहीं हुए होते हैं, उनकी शादियों को उससे रोका जा सके, फोर्स मैरिजेस को रोका जा सके, और जो लोग अपने बच्चों की शादियां जो हैं 18 साल से कम उम्र में कर देते हैं उनको भी इससे डिस्करेजमेंट होनी होगी। और मकसद यही है कि बच्चे खुद फैसला करें जब वो 18 साल के हो जाएं कि उन्होंने किससे शादी करनी है या किससे नहीं करनी है। तो ये अब नया कानून है जो कि अब यूके में लागू हो चुका है। अच्छा, जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो कुकिंग ऑयल शॉर्टेज है, सनफ्लावर कुकिंग ऑयल की शॉर्टेज है, वो बरतानिया में भी है और यूरोप में तो बहुत ज़्यादा है। और उसकी वजह यही है कि जो यूक्रेन और रशिया में जो है 40-50% जो मैन्युफैक्चर होता है या जो ग्रोथ होती है सनफ्लावर की, जिससे ऑयल बनता है, वो अब वॉर की वजह से जो है वो उसका नहीं वहाँ पे वो उस तरह की सप्लाई आ रही है, जिसकी वजह से शॉर्टेज ज़्यादा हो रही है। अब सनफ्लावर ऑयल के बाद जो पाम ऑयल है, जो जिसकी ज़्यादातर जो ग्रोथ है, जो एक्सपोर्ट होता है, वो इंडोनेशिया से होता है। लेकिन अब इंडोनेशिया ने भी अपने इस पाम ऑयल पे पाबंदी लगा दी है एक्सपोर्ट करने से। इसकी वजह जो है, इंडोनेशिया ये कहता है कि वहाँ पर इंडोनेशिया के अंदर, मुल्क के अंदर जो है वो इतनी महंगाई हो रही है कि वो अपनी जो चीज़ें हैं उनको अब एक्सपोर्ट की इजाज़त नहीं दे सकते, ताकि वो उनकी सप्लाई इनफ इंडोनेशिया के अंदर रहे, ताकि जो कीमतें हैं उनमें तवाज़ुन मज़ीद बरकरार रह सके। लेकिन इसकी वजह से जो पाम ऑयल की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगेगी, उससे पाम ऑयल, फिर उस पर शैम्पू हैं और दूसरी चीज़ें जिससे पाम ऑयल से बनती हैं, मिसाल के तौर पे जो है ब्रेड है, शैम्पू है, सोप है, चॉकलेट है, जिसमें पाम ऑयल यूज़ होता है, ये सब जो है बरतानिया में और बाकी दुनिया में भी महंगी हो जाएंगी और बरतानिया में भी महंगी हो जाएंगी। इसलिए कि ये पाम ऑयल अब उस तरह मौजूद नहीं मिलेगा, उस तरह अवेलेबल नहीं होगा कि लोग उससे मज़ीद प्रोसेसिंग करके, जिस तरह मैंने कहा कि चॉकलेट हैं, साबुन हैं, शैम्पू हैं, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बना सकें। तो ये भी एक और अलार्मिंग सिचुएशन है। और बाकी जो है वो महंगाई तो बढ़ रही है। जो काउंसिल जो है, हर काउंसिल को जो 150 पाउंड का जो है गवर्नमेंट ने इंसेंटिव दिया है। अगर आपको वो लेटर नहीं आया तो आपको लेटर आ जाना चाहिए, जिसमें अगर आप खुद काउंसिल टैक्स पे करते हैं तो आपको 150 पाउंड जो है वो आपको इस साल में डिस्काउंट मिलेगा। उसके अलावा यूके की गवर्नमेंट जो है वो भी प्रपोजल सोच रही है, जिससे लोगों को जो फौरी तौर पे जो है वो रिलीफ दिया जा सके महंगाई से लड़ने के लिए। उसमें जो है अभी डिस्कशन हो रही है, अभी कोई चीज़ फाइनल नहीं हो रही है। उसमें 2-3 डिस्कशंस हो रही हैं। एक तो ये है कि अगर आपकी गाड़ी जो एमओटी जो है जिस तरह हर साल होती है, उस एमओटी को हर साल की जगह हर 2 साल पे कर दिया जाए, ताकि वो जो एमओटी जो है वो तकरीबन 30 से 50 पाउंड डिपेंडिंग के, कहीं पे ज़्यादा भी हो सकती है, कहीं कम भी हो सकती है, लेकिन ये एवरेज है एक गाड़ी की, कि ये भी पैसे बचाए जा सकें लोगों के, और वो हर साल की जगह हर 2 साल के बाद एमओटी करवाएं। तो ये पहले कोविड में होता रहा है। कोविड में भी उन्होंने 6 महीने का डिले दिया था, तो दोबारा ये डिले दिया जा सकता है ताकि वो पैसे लोग सेव कर सकें। उसके अलावा जो ये भी एक आ रही है लोगों की तरफ से या कुछ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कि अगर एमओटी हर साल नहीं होगी तो लोगों की गाड़ी चेक नहीं हो सकेगी और लोगों को इससे एक्सीडेंट के ज़्यादा खतरे होंगे। लेकिन सिर्फ ये एमओटी में सिर्फ 30, 40, 50 पाउंड की एमओटी फ़ी नहीं है। कई गाड़ियों के मसले होते हैं जो इतने मतलब बहुत सीरियस मसले नहीं एमओटी में निकलते हैं, लेकिन वो फिर भी एमओटी वाले कहते हैं कि आप 10 दिन के अंदर जो है ये सारे मसले हल कराएं। तो वो जो एमओटी 40-50 पाउंड की है, लेकिन वो साथ आपको खर्चे बता देते हैं कि ये काम करवाओ वरना तो आपकी एमओटी फेल कर देंगे, वो 500-1000 पाउंड तक भी खर्चा हो सकता है। तो ये इंसेंटिव है कि वो तकरीबन 30 पाउंड से लेकर 1000 पाउंड तक का, या मतलब उससे ज़्यादा भी वो आपको इंसेंटिव दे रहे हैं कि आप उस खर्चे में जाए ना बेसिकली। उसके अलावा जो है एक और प्रपोजल ये डिस्कस हो रहा है कि अगर जो है टीवी लाइसेंस फीस है जो तकरीबन 13 पाउंड है समथिंग, उसको भी सालाना 13 पाउंड को भी ख़त्म कर दिया जाए, ताकि लोगों को फौरी तौर पर जो है वो रिलीफ मिल सके। ये जो प्रपोजल्स हैं ये भी बोरिस जॉनसन गवर्नमेंट ने अपने मिनिस्टर से कहा है कि डिफरेंट प्रपोजल्स लेकर आए, हर मिनिस्ट्री लेकर आए, और उसके बाद जो है वो देखेंगे कि कौन सा प्रपोजल जो है वो उनको इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन ये सारे जितने भी जो रिलीफ होगा ये
ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होगा, इसलिए कि यूके गवर्नमेंट ये कहती है कि ये सारे जो इश्यूज हैं या जितनी भी महंगाई हो रही है ये विद इन अ ईयर और 2 जो है हम इस पे काबू पा लेंगे। ये आर्जी तौर पे है, इसने आगे लॉन्ग टर्म पे ये ऐसी नहीं रहेगी। तो ये थी मेरी आज तक की वीडियो, दिस वीक वीडियो, तबसरा के वीडियो, और उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग तबसरा यूके। अस्सलाम वालेकुम।